नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे आमेर के कछावा राजवंश और कछावा राजवंश में हमने देखा था कि जो स्वाई जयसिंह है, स्वाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ है उसका आयोजन करवाया था, जिसकी जो आयोजन करवाया था तो उसका जो प्रधान पंडित था, जो पुरोहित था, वो कौन था? पुंडरीक रत्नाकर था। और जब घोड़ा छोड़ा गया था तो जो घोड़ा था अश्वमेघ यज्ञ का, वो किसने पकड़ा था? दीप सिंह कुंभानी ने। किसने? दीप सिंह कुंभानी। ये दीप सिंह कुंभानी है, ये स्वाई जयसिंह के ही जो सेना थी उसका ही क्या था? एक सैनिक था। उसके बाद हमने देखा कि जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला में स्वाई जयसिंह है उसका योगदान देखा। तो स्थापत्य कला में स्वाई जयसिंह ने एक जो कार्य किया था वो क्या किया था? जयपुर की स्थापना। किसकी स्थापना? जयपुर की स्थापना की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 को। कब? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी स्वाई जयसिंह के द्वारा। यदि हम इसके वास्तुकार की बात करें तो वो था विद्याधर भट्टाचार्य, यानी कि जयपुर का वास्तुकार तो कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। एक पुर्तगाली ज्योतिष था जिसका क्या नाम था? जेवियर डिसिल्वा। जेवियर जो डिसिल्वा है वो इन्हें क्या करता है? जयपुर के निर्माण के लिए क्या करता है? सलाह देता है। फिर जो जयपुर है, जयपुर का जब निर्माण किया गया था तो दो शहर थे बड़े जिनके क्या मंगाए गए थे? नक्शे मंगाए गए थे। एक था कैंटन शहर, कैंटन कहां का था? चीन। और एक बगदाद, बगदाद जो कि कहां का है? ईरान। ये जो कैंटन और जो बगदाद है, इनके क्या है? सॉरी, ये इराक में पड़ता है। बगदाद कहां पर पड़ता है? इनके क्या मंगवाए गए थे? नक्शे मंगवाए गए थे। इनके नक्शों का क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। उस आधार पर क्या जयपुर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। फिर जो जयपुर शहर है, जयपुर को 9 वर्गीय सिद्धांत में स्थापित किया गया था। एक सिद्धांत आता है, कौन सा? 9 वर्गों का सिद्धांत। 9 वर्गों का सिद्धांत। यदि बात करें तो जयपुर में क्या है? सारा जो जयपुर है वो इस तरीके से कैसे वर्गों में क्या है? विभक्त है। जो सड़कें हैं वो क्या है? ऐसे किसी गली में जाकर क्या है? बंद नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं जाकर क्या है? वो आपस में क्या है? खुलती है। उसके बाद जो बादल महल है, कौन सा? बादल महल है वो क्या है? फर्स्ट इमारत थी जयपुर की। कौन सा? बादल महल। बादल महल को क्या है? जयपुर की पहली इमारत बनाया गया था, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? शिकार होदी। किस नाम से? शिकार होदी। शिकार होदी के नाम से किसे जाना जाता था? बादल महल है उसे शिकार होदी के नाम से जाना जाता था। फिर एक जो बख्तराम शाह है, बख्तराम शाह की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? बुद्धि विलास। बुद्धि विलास में किसकी? जयपुर की स्थापना की क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। तो जयपुर स्थापना की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? जानकारी देने वाली पुस्तक की यदि हम बात करें तो वो कौन सी है? बुद्धि विलास। बुद्धि विलास, सॉरी, बुद्धि विलास जो पुस्तक है वो क्या देती है? जयपुर स्थापना की क्या एकमात्र पुस्तक है जो क्या देती है? इसकी जानकारी देती है। फिर जो जयपुर है वो भारत का आधुनिक व नियोजित शहर है। जयपुर कैसा है? भारत का आधुनिक और नियोजित शहर है। 2019 में, कब? 2019 में यूनेस्को ने क्या है? इसे अपनी विश्व विरासत सूची है उसमें स्थापित किया था। फिर स्वाई जयसिंह है जो उसके बाद स्वाई जयसिंह के जो शासनकाल में जो दूसरी जो कार्य किया था वो क्या किया था? नाहरगढ़ का निर्माण। नाहरगढ़ है, इसका जो निर्माण है वो किस लिए करवाया गया था? मराठे थे, मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए किसका निर्माण करवाया गया था? नाहरगढ़ का निर्माण करवाया गया था। अतः जो नाहरगढ़ है उसे जयपुर का क्या कहते हैं? पहरेदार कहते हैं। जयपुर का पहरेदार कहते हैं। किसे? नाहरगढ़ को। इसे क्या कहते हैं? जयपुर का पहरेदार। क्योंकि मराठाओं से क्या सुरक्षा के लिए इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ के भी नाम से क्या है? इसे जाना जाता है। किसे? नाहरगढ़ को जाना जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या है? चंद्र महल का निर्माण करवाया। चंद्र महल का क्या है? निर्माण करवाया।
तो ये जो चंद्र महल है, चंद्र महल, इसे सिटी पैलेस के नाम से भी क्या है जाना जाता है। 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला है। और जो ऊपर की जो मंजिल है उसे मुकुट मंदिर कहा गया है। क्या कहा गया है? मुकुट मंदिर कहा गया है। फिर इनकी एक रानी थी, सिसोदिया रानी थी, तो उससे जो रानी के लिए कौन सा महल बना है? सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल है, उसका निर्माण करवाया। उसके बाद जो गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी के मंदिर है, गोविंद देव जी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। कौन से संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। और जो जयपुर के जो राजा हैं वो क्या मानते हैं? स्वयं को गोविंद देव जी का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। किसका? गोविंद देव जी का क्या मानते हैं? स्वयं को दीवान मानते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से जो मेवाड़ के जो शासक है वो मानते हैं। उसके बाद इसने क्या है? जल महल का निर्माण करवाया। जल महल है उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, जो कि कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर मानसागर झील है। मानसागर जो झील है उसमें क्या है? स्थित है। यज्ञ के दौरान जो पंडित वगैरह आए थे उनके जो रुकने की जो व्यवस्था की गई थी वो कहां पर की गई थी? जल महल है उसमें की गई थी। फिर जयपुर को जल आपूर्ति के लिए एक नहर का निर्माण करवाया। वो कौन सी थी? हरमाडा नहर। हरमाडा नहर का निर्माण करवाया। किसके लिए? जल आपूर्ति के लिए। जयपुर शहर को यदि जल की आपूर्ति करनी है तो उसके लिए कौन सी नहर का निर्माण करवाया? हरमाडा नहर का निर्माण करवाया। एक जंतर मंतर का निर्माण करवाया। जंतर मंतर का निर्माण करा। ये क्या है कि सौर वेधशाला है। यहां पर क्या है? उस समय भी कितने जो सूर्य की जो नक्षत्र वगैरह है, ग्रह नक्षत्र वगैरह है, सूर्य की जो दिशा है, समय वगैरह है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या है? यंत्र वगैरह लगाए गए हैं। टोटल 5 वेधशालाएं बनाई थी। कितनी? 5 वेधशालाएं बनाई थी। पहली थी, एक थी दिल्ली के अंदर, जो कि कौन सी थी? पहली थी। जयपुर के अंदर जो बनाई वो सबसे बड़ी थी। उसके बाद उज्जैन में बनवाई। उज्जैन कहां? एमपी में। और 2 यूपी में बनवाई थी। कहां पर? मथुरा और वाराणसी। मथुरा और वाराणसी। ये क्या है? सवाई जयसिंह की कौन सी है जो स्थापत्य कला है उसमें इसने क्या है? निर्माण करवाया। उसके बाद यदि हम सवाई जयसिंह की स्थापत्य जो साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें, साहित्यिक उपलब्धियां, साहित्य में इन्होंने क्या किया? जयसिंह कारिका है, जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखवाया था। कौन सा? जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका नामक कैसा? ज्योतिष ग्रंथ। जयसिंह कारिका नाम से क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है वो लिखवाया। जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह नक्षत्र है, नक्षत्रों की सारणी के लिए नक्षत्र सारणी, नक्षत्र सारणी जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिज ए मोहम्मद शाही। जिज ए मोहम्मद शाही, इसका क्या निर्माण करवाया? नक्षत्र सारणी का, जो कि 1725 से लेकर 1733 तक 8 वर्ष का क्या लगा था? इसके निर्माण में समय लगा था। नक्षत्रों की गणना के लिए एक नक्षत्र सारणी बनवाई थी जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिज ए मोहम्मद शाही। ये किसने करवाई थी? सवाई जयसिंह ने करवाई थी। उसके बाद हमने देखे थे इसके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें तो पहला कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। कौन? पुंडरीक रत्नाकर। ये जो पुंडरीक रत्नाकर है इसने एक जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? जयसिंह कल्पद्रुम। कौन सी? जयसिंह कल्पद्रुम। जयसिंह कल्पद्रुम है उसकी रचना की थी। एक लिखी थी जो सिद्धांत कौस्तुभ। दूसरी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? सिद्धांत कौस्तुभ। इसकी भी जो रचना है वो किसने की थी?
पुंडरीक रत्नाकर ने की थी। फिर एक था पंडित जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। ये जो पंडित जगन्नाथ है, पंडित जगन्नाथ ने क्या लिखा था, सिद्धांत सम्राट, और एक लिखी थी कौन सी, सॉरी ये इसकी नहीं है, पुंडरीक रत्नाकर है, उसने तो जयसिंह कल्पद्रुमी लिखी थी। ये जो पंडित जगन्नाथ है, पंडित जगन्नाथ ही पुस्तक है कौन सी, सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत कौस्तुभ। एक तो सिद्धांत कौस्तुभ लिखी थी और जो दूसरी है वो कौन सी है, सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत सम्राट। पुंडरीक रत्नाकर की पुस्तक है वो कौन सी है, जयसिंह कल्पद्रुम। और जो पंडित जगन्नाथ थे, पंडित जगन्नाथ है, इन्होंने एक तो सिद्धांत कौस्तुभ लिखी थी और एक सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत सम्राट नामक क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। उसके बाद ये जो यूक्लिड्स है, कौन, यूक्लिड्स, यूक्लिड की जो ज्यामिति थी, यूक्लिड की ज्यामिति का क्या करवाया था, संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद किया किसने, पंडित जो जगन्नाथ है उसने यूक्लिड्स की जो संस्कृत, यूक्लिड्स की पुस्तक थी कौन सी, ज्यामिति, यूक्लिड्स ने क्या लिखी थी, ज्यामिति लिखी थी, जिसका संस्कृत में अनुवाद है वो किसने करवाया था, पंडित जगन्नाथ ने करवाया था। एक थे केवल राम, केवल राम ने क्या, लोगरिथम का करवाया था, कौन, केवल राम ने, केवल राम था उसने किसका, लोगरिथम का, लोगरिथम का किसमें करवाया था, संस्कृत में अनुवाद करवाया था। उसके बाद दो, एक तो मोहम्मद मेहरी और एक थे मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ है, इनको कहां पर भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं, किसके लिए, जो विदेशों से क्या है, पुस्तकें वगैरह लाने के लिए। एक थे नयनचंद्र मुखर्जी, नयनचंद्र मुखर्जी है, इन्होंने उक्कर नामक एक अरबी ग्रंथ था जिसका किसमें क्या था, संस्कृत में अनुवाद किया था। फिर आगे हमने देखा था कि चित्रकला, चित्रकला में योगदान किसका, सवाई जयसिंह का। चित्रकला की यदि हम बात करें तो चित्रकला के लिए इन्होंने आमेर में सूरत खाना नामक एक विभाग की स्थापना की थी, किस नाम से, सूरत खाना, सूरत खाना नामक एक विभाग की स्थापना की थी। और इसके जो मुख्य चित्रकार थे सूरत खाना में वो कौन थे, एक तो साहिब राम थे और एक मोहम्मद शाह। कौन है, साहिब राम और मोहम्मद शाह, वो कौन थे, मुख्य चित्रकार थे। एक थे कौन, साहिब राम, और दूसरे कौन थे, मोहम्मद शाह। साहिब राम और जो मोहम्मद शाह है वो कौन थे, इनके मुख्य चित्रकार थे। फिर इन्होंने क्या, कई समाज सुधार के कार्य किए, जिनमें क्या है, सती प्रथा है उस पर क्या किया था, इन्होंने नियंत्रण किया था। बाल विवाह पर नियंत्रण किया था। विधवा पुनर्विवाह है उस पर क्या किया था, नियंत्रण का क्या किया था, प्रयास किया था। विधवा पुनर्विवाह है उसको क्या किया था, इन्होंने प्रोत्साहित किया था। फिर अंतरजातीय विवाह है उसको भी क्या किया था, इन्होंने प्रोत्साहित किया था। फिर जो साधु संत थे, साधु संतों को क्या, ग्रस्त जीवन जीने के लिए क्या किया, इन्होंने प्रेरित किया। ग्रस्त जीवन जीने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्हें प्रेरित किया। और इनके लिए मथुरा के पास एक वैरागपुर नामक गांव बसा है। कौन सा, वैरागपुर, वैरागपुरा नामक गांव बसाया था। किसके लिए, साधु सन्यासी उनके लिए। ब्राह्मणों में जो ऊंच नीच आपसी जो मतभेद थे उनको भी क्या किया, इन्होंने दूर किया। फिर हमने देखा कि देबारी समझौता हुआ। देबारी समझौते के तहत क्या डिसाइड हुआ था कि जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह है उसका उसकी एक रानी थी चंद्र कंवर। चंद्र कंवर का बेटा था वो क्या बनेगा, जयपुर का, आमेर का क्या बनेगा, शासक बनेगा। लेकिन क्या होता है कि चंद्र कंवर का बेटा माधो सिंह है वो शासक नहीं बनता है। जो जयसिंह था, सवाई जयसिंह था, वो क्या है, ईश्वरी सिंह है, उसको क्या बना देता है, राजा बना देता है। तो अगला जो शासक है वो आज हम क्या पढ़ेंगे, कल तक हमने ये पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ईश्वरी सिंह के बारे में। तो ईश्वरी सिंह की यदि हम बात करें तो ईश्वरी सिंह का जो शासनकाल था
वो कब से कब तक चलेगा? 1743 से लेकर 1750 का जो टाइम पीरियड है वो किसका चलेगा? ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह 1743 से लेके 1750, 1743 से लेके 1750। जब ईश्वरी सिंह को क्या है, राजा बना दिया। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह है वो क्या है, स्वाई जय सिंह के बेटे थे। उनमें क्या होता है कि जब माधो सिंह है वो कहता है ईश्वरी सिंह को कि भाई तुम्हें क्या है राजा, चलो पापा ने तुम्हें क्या है राजा बना दिया, लेकिन उनका जो साम्राज्य है उस पर क्या है कुछ अधिकार तो क्या है मेरा भी है। तो इसके लिए एक कहावत प्रचलित है, वो क्या है कि माधो मांगे आधो, माधो मांगे आधो ईश्वरी दे न पाव, माधो मांगे आधो ईश्वरी दे न पाव। अर्थात माधो सिंह है वो आधा साम्राज्य मांग रहा है। कितना? आधा साम्राज्य क्या मांग रहा है? 1/2 साम्राज्य मांग रहा है, लेकिन जो ईश्वरी सिंह है वो पाव भी यानी कि 1/4 है वो भी नहीं देना चाह रहा है। ईश्वरी रो बस चाले तो पूरो ही दबाव, यानी ईश्वरी सिंह है उसका यदि बस चले तो पूरा ही जो साम्राज्य है वो हथिया ले। तो इसके लिए क्या है, दोनों भाइयों में आपस में जो चलते हैं रिवेंज होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक युद्ध होता है, कौन सा? राजमहल का युद्ध। कौन सा? राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब होता है? 1747 में। 1747 में साम्राज्य को लेकर दोनों भाइयों में क्या है, विवाद है, युद्ध वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कौन किस किस के मध्य होता है? ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। ईश्वरी सिंह और जो माधो सिंह है उनके मध्य होता है। ईश्वरी सिंह की तरफ से कौन लड़ता है? सूरजमल। कौन? सूरजमल है जो भरतपुर वाला, वो किसकी तरफ से आता है? सूरजमल। सूरजमल जो भरतपुर है, सूरजमल भरतपुर है वो किसका साथ देता है? ईश्वरी सिंह है उसका साथ देता है। माधो सिंह का साथ देने कौन आता है? एक तो जो मेवाड़ है, मेवाड़ से कौन आता है? जगत सिंह सेकंड। कौन? जगत सिंह सेकंड। कहां से आते हैं? मेवाड़। मेवाड़ का आता है जगत सिंह सेकंड। उमेद सिंह है वो बूंदी से। उमेद सिंह है वो कहां से आते हैं? बूंदी का उमेद सिंह। और शत्रु साल, सॉरी दुर्जन साल, दुर्जन साल। ये जो दुर्जन साल है ये कहां से आते हैं? कोटा से। और एक कौन? मराठे। ये किसका साथ देते हैं? माधो सिंह का। कौन कौन? ईश्वरी सिंह का साथ देने के लिए कौन आता है? सूरजमल जो कि कहां का था? भरतपुर का था। जबकि माधो सिंह का साथ कौन देता है? एक जगत सिंह सेकंड जो कि कहां से? मेवाड़ से। उमेद सिंह है वो कहां से? बूंदी से। और दुर्जन साल है वो कोटा से। और मराठे आते हैं। राजमहल का युद्ध होता है जिसमें कौन जीतता है? विजय होती है वो किसकी होती है? ईश्वरी सिंह की होती है। ईश्वरी सिंह है वो क्या है? जीतता है। और इस जीत की खुशी में, जीत की खुशी में किसका निर्माण करता है? ईसर लाट का। ईसर लाट। ये जो ईसर लाट है, ईसर लाट का निर्माण है वो कहां करवाता है? ईसर लाट का निर्माण करवाता है कहां पर? जयपुर में। बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ के पास में ये जो ईसर लाट है ये क्या है? एक तरीके से जो विजय स्तंभ है उसकी तरह ही बनी हुई है। तो ईसर लाट सरगासुली है, एक तरीके से देखा जाए तो एक वॉच टावर की तरह ही बनी हुई है ईसर लाट। ये जो ईसर लाट है इसे एक नाम और है जिसके नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? सरगासुली। किस नाम से? सरगासुली। तो राजमहल के युद्ध से क्या है, खुश होकर वो किसका निर्माण करता है? ईसर लाट या सरगासुली है उसका क्या करवाता है? निर्माण करवाता है।
उसके बाद इस युद्ध में माधो सिंह है वो बुरी तरीके से हारता है। उसके बाद एक माधो सिंह है वो दोबारा प्रयास करता है। कब करता है? 1748 में। 1748 में युद्ध होता है बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध कब? 1748 में। 1748 में कौन सा युद्ध होता है? बगरू का युद्ध होता है। परिस्थितियां हैं वो वही होती है, साथी हैं कौन? वही होते हैं। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में होता है। ईश्वरी सिंह की तरफ से वही सूरजमल आते हैं, भरतपुर वाले। माधो सिंह की तरफ से कौन आते हैं? जगत सिंह सेकंड मेवाड़ से, उमेद सिंह बूंदी से, दुर्जन साल है वो कोटा से, और मराठे वो किसकी तरफ से लड़ते हैं? माधो सिंह की तरफ से लड़ते हैं। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? माधो सिंह है वो जीत जाता है। युद्ध में जीतने के बाद में माधो सिंह को ईश्वरी सिंह है वो 5 परगने देता है। कितने? माधो सिंह को 5 परगने दिए जाते हैं। माधो सिंह को 5 परगने दिए जाते हैं। कितने परगने? 5 परगने हैं वो दिए जाते हैं। किसे? माधो सिंह को। साथ ही जो उमेद सिंह बूंदी है, कौन? उमेद सिंह बूंदी है, उसको क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। किसे? उमेद सिंह बूंदी को राजा बनाया जाता है। उमेद सिंह को कहा बूंदी का क्या राजा बनाया जाता है। ये क्या देख रहे हैं? हम युद्ध के परिणाम देख रहे हैं कि हार के बाद, युद्ध में हारने के बाद ईश्वरी सिंह है वो माधो सिंह को 5 परगने देता है, और उमेद सिंह जो कि कहां का था? बूंदी का था, उसे क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। कहां का? बूंदी का राजा बनाया जाता है। और जो मराठे थे, मराठों को क्या दिया जाता? मराठों को युद्ध हरजाना, हरजाना दिया जाता है। मराठों को क्या दिया जाता है? युद्ध हरजाना है वो दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि ईश्वरी सिंह है वो क्या है, लगातार युद्ध वगैरह, इसके साथ युद्ध में क्या है, ईश्वरी सिंह को भारी नुकसान होता है। नुकसान होने की वजह से वो क्या, मराठों को हरजाना देने में क्या असमर्थ होता है। तो ये क्या मराठों से क्या टाइम मांगता है कि भाई मुझे क्या है टाइम दिया जाए। लेकिन जो मराठे हैं वो ईश्वरी सिंह को क्या है युद्ध हर जाने के लिए क्या करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। किसके लिए? युद्ध हर जाने के लिए। और ईश्वरी सिंह है वो क्या परेशान होकर जो सरगासुली है, सरगासुली से कूदकर वहां पर क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो जो ईश्वरी सिंह है वो क्या युद्ध के हर जाने से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। जो मराठे थे वो क्या है उसे युद्ध हर जाने के लिए परेशान करते हैं बार बार, जिससे परेशान होकर जो ईश्वरी सिंह है वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जब ईश्वरी सिंह है वो आत्महत्या कर लेता है तो अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, माधो सिंह बनता है। कौन बनता है? माधो सिंह। सत्रह सौ पचास से लेके 1768 के समय किसका टाइम पीरियड आता है, वो माधो सिंह का शासनकाल आता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही माधो सिंह है वो शासक बनता है तो जो मराठे हैं वो युद्ध हर जाने के लिए किसे, माधो सिंह को क्या करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। क्यों? तो माधो सिंह कहता है भाई युद्ध हर जाना है वो तो आप ईश्वरी सिंह के मांगते थे, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो मराठे हैं वो कहते कि हम ईश्वरी सिंह के नहीं, हम जो आमेर का जो राजा है उसके क्या मांगते हैं, युद्ध हर जाना मांगते हैं। तो आमेर का जो राजा बनेगा वही क्या देगा, हमें युद्ध हर जाना देगा। उसके बाद ये जो माधो सिंह है, माधो सिंह की जो माँ थी
वो क्या करती है, मराठों का जो सरदार था, जो इनकी माता कौन थी, चंद कंवर है, वो क्या करती है, मराठों का जो सरदार है उससे क्या करते हैं कि भाई तुम मेरे भाई के समान हो, हमें क्या है कुछ समय दो, क्योंकि जो यहाँ पर आमेर में कितना क्या खजाना है, राजकोष में कितना क्या रखा है, उसका हमें क्या है फिलहाल कुछ नहीं पता है। तो फिर वो क्या है, मराठे वो इस बात को मान जाते हैं, मराठे क्या पंजाब साइड में चले जाते हैं। कुछ समय बाद इन्हें क्या है, मराठों को 12-6 महीने बाद इन्हें क्या वापस बुलाया जाता है कि भाई आप आ जाओ, और जो माधो सिंह कहता है कि आप जो युद्ध हर जाना है वो लेके आ जाओ। उधर से जो पंजाब साइड से आते हैं तो दिल्ली जो दरवाजा है उसमें जैसे ही परकोटे में एंट्री लेते हैं, चारों तरफ से क्या बंद कर दिया जाता है, जयपुर का जो परकोटा था उसे। और 1751 में मराठों का क्या है, जयपुर में बुरी तरीके से क्या किया जाता है, कत्लेआम किया जाता है। तो 1751 में जयपुर में मराठों का कत्लेआम किया गया। ऐसे पूछ ले कि किस शासक के समय जयपुर में मराठों का कत्लेआम किया गया था, तो वो कौन था, माधो सिंह था। उसके समय मराठे उनका क्या भयंकर तरीके से कत्लेआम किया गया था। फिर जो मराठे थे, मराठों का क्या अपमान होता है, जयपुर में अपमान होता है, तो युद्ध करते, मराठों के साथ 2 युद्ध लड़ता है। एक कौन सा लड़ता है, काकोड़ का युद्ध। काकोड़ का जो युद्ध है ये 1759 में, कब 1759 में होता है, और किसके मध्य होता है, माधो सिंह और सेज मराठा, किसके मध्य होता है, माधो सिंह और मराठों के बीच में होता है। जिसमें जीतता कौन है, माधो सिंह है, वो क्या है इस युद्ध में फिर से जीत जाता है। उसके बाद एक युद्ध होता है अगला, बंटवाड़ा का युद्ध। ये जो बंटवाड़ा का युद्ध है ये कब होता है, 1761 में। कब, 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध होता है। युद्ध में कौन थे, माधो सिंह। ये जो युद्ध है ये किसके मध्य होता है, माधो सिंह और शत्रुसाल, जो कि कहां का था, कोटा का था। किसके मध्य, माधो सिंह और शत्रुसाल। ये कहां के थे, कोटा के थे। युद्ध में कौन जीतता है, शत्रुसाल है, वो युद्ध में जीत जाता है। यदि हम युद्ध के कारण की बात करें तो जो रणथंभौर था, रणथंभौर है, उसको लेकर क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। फिर जो माधो सिंह है, माधो सिंह की यदि हम स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में माधो सिंह ने क्या किया था, सवाई माधोपुर जो शहर है वो किसने बसाया था, माधो सिंह ने बसाया था। 2 युद्ध लड़े थे, कौन सा, एक तो काकोड़ का युद्ध 1759 में लड़ा था, जिसमें किस किस के मध्य, माधो सिंह और मराठों के बीच में होता है, माधो सिंह जीतता है। फिर अगला जो युद्ध है वो कौन सा लड़ता है, बंटवाड़ा का युद्ध लड़ता है। बंटवाड़ा का युद्ध कब होता है, 1761 में। ये युद्ध किसके मध्य होता है, माधो सिंह और शत्रुसाल कोटा के बीच होता है। कारण क्या था, रणथंभौर का किला था। कौन सा, रणथंभौर का किला इसका कारण माना जाता है। फिर यदि हम स्थापत्य कला की बात करें तो सवाई माधोपुर की क्या की थी, स्थापना की थी। स्थापत्य कला में हम देखते हैं सवाई माधोपुर की क्या की, स्थापना की। कब, 1763 में किसकी स्थापना की, सवाई माधोपुर है उसकी स्थापना की। मोती डूंगरी के महलों की, जो मोती डूंगरी है, मोती डूंगरी के जो महल थे उनकी क्या की स्थापना, उनका निर्माण किया। मोती डूंगरी के महल,
मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया, और एक जो शीतला माता है, शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। शीतला माता मंदिर, ये कार्य किसने करवाए थे? माधो सिंह ने। सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 में, मोती डूंगरी के महल का निर्माण करवाया, और शीतला माता है उसका जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। फिर जो अगला जो शासक है वो कौन बनता है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह 1778 से लेके 1803 के बीच में इनका शासनकाल देखने को मिलता है। 1778 से 1803 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? प्रताप सिंह का टाइम पीरियड है। इनके समय क्या है? एक युद्ध हुआ था, कौन सा? तुंगा का युद्ध 1787 में। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध कब? 1787 में तुंगा का युद्ध होता है। किस किस के मध्य? प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर के थे। कौन कौन थे इसमें? प्रताप सिंह और विजय सिंह। कहां का? जोधपुर का। किनके साथ लड़ते हैं ये? मराठों के साथ। किनके साथ लड़ते हैं? मराठे। मराठों के साथ क्या है? ये युद्ध होता है। और जो मराठे हैं, मराठों की ओर से कौन था? महादेव जी सिंधिया। मराठों की ओर से कौन थे सेनापति? महादेव जी सिंधिया। मराठों की ओर से महादेव जी सिंधिया आते हैं, युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो मराठे हैं, मराठों की क्या होती है? हार होती है, अर्थात इन दोनों की जो संयुक्त सेना थी वो क्या हो जाती है? जीत जाती है। जो तुंगा का युद्ध है वो 1787 में होता है। प्रताप सिंह और जो विजय सिंह जोधपुर के थे वो उनकी संयुक्त सेना थी, और मराठों की ओर से कौन सा था? महादजी सिंधिया। कौन थे? महादजी। महादेव जी नहीं, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया थे। मराठों की इसमें हार होती है। फिर अगला जो युद्ध होता है पाटन का युद्ध 1789 में। 1789 में एक युद्ध और होता है, कौन सा? पाटन का युद्ध। 1789। ये जो पाटन का जो युद्ध होता है वो किस किस के मध्य होता है? वही जो सेना थी, कौन सी थी? प्रताप सिंह और विजय सिंह की जो सेना थी, और मराठों की ओर से इस बार कौन आता है? एक फ्रांसीसी सेना नायक आता है जिसका क्या नाम था? डिबोई फ्रांसीसी। वो कौन किन की तरफ से लड़ता है? मराठों की ओर से। तो पाटन के युद्ध किस किस के मध्य होता है? प्रताप सिंह और विजय सिंह जोधपुर। प्रताप सिंह विजय सिंह जोधपुर वर्सेज मराठा। और मराठों की ओर से कौन था? डिबोई फ्रांसीसी। डिबोई जो फ्रांसीसी है वो किन की तरफ से था? मराठों की तरफ से था। ये जो युद्ध होता है इसमें भी जो जीतते कौन है? इस बार इस युद्ध में जो विजय होती है वो किन की होती है? मराठों की होती है। दो युद्ध हो गए, पाटन का युद्ध हो गया और तुंगा का युद्ध हो गया। एक युद्ध होता है, कौन सा? मालपुरा का युद्ध। कब? 1800 में। मालपुरा का युद्ध कब? 1800। मालपुरा का जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1800 का होता है। 1800 में होता है। वही प्रताप सिंह और इस बार जोधपुर की तरफ से है वो कौन? चेंज हो जाते हैं। कौन? भीम सिंह आ जाते हैं। कौन? जोधपुर के भीम सिंह आ जाते हैं। तो किसके मध्य कौन कौन होते हैं इसमें? प्रताप सिंह, भीम सिंह जोधपुर, भीम सिंह जोधपुर वर्सेज मराठे। और इस बार मराठे हैं, मराठों की ओर से आता है दौलत राव सिंधिया। मराठों की ओर से कौन थे? दौलत राव
दौलत राव सिंधिया। ये जो युद्ध होता है इसमें कौन जीतते हैं? इसमें भी मराठे हैं, उनकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। तो इसमें भी कौन जीतते हैं? मराठे हैं, वो जीतते हैं। प्रताप सिंह 3 युद्ध लड़ता है। तुंगा का युद्ध 1787 में, जिसमें प्रताप सिंह की क्या होती है? विजय होती है। पाटन का युद्ध होता है कब? 1789 में, इसमें कौन? मराठों की विजय होती है। और मालपुरा का जो युद्ध होता है, कौन सा? मालपुरा का युद्ध होता है। इसमें किसकी विजय होती है? मराठों की विजय होती है। फिर यदि हम स्थापत्य कला की बात करें, प्रताप सिंह की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनमें हम देखें तो हवा महल है। हवा महल का क्या करवाया था? इसने निर्माण करवाया था। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो हवा महल, यदि हम इसके लोकेशन की बात करें तो कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। बड़ी चौपड़ है उसके पास में स्थित है ये हवा महल, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1799 में। 1799 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी? किसका निर्माण किया गया था? जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण किया गया था। यदि हम इसके वास्तुकार की बात करें तो वो कौन थे? लालचंद उस्ता। वास्तुकार, वास्तुकार है वो कौन है? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता है वो हवा महल के कौन है? वास्तुकार है। इसमें क्या है? ये एक 5 मंजिला इमारत है। कितनी? 5 मंजिला इमारत है। कौन कौन सी है? पहली जो मंजिल है वो कौन है? सरद मंदिर, सरद या प्रताप मंदिर, सरद मंदिर या प्रताप मंदिर। दूसरी है रतन मंदिर, विचित्र मंदिर। सरद मंदिर, प्रताप मंदिर और विचित्र मंदिर। फिर एक प्रकाश मंदिर। चौथी जो इमारत है उसका क्या नाम है? प्रकाश मंदिर। और जो 5वीं जो इमारत है वो कौन सी है? हवा मंदिर। हवा महल है वो 5 मंजिला इमारत है। पहली जो मंजिल है उसका नाम है क्या? सरद या प्रताप मंदिर। दूसरी है वो कौन सी है? रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। यदि हम इसके आकृति की बात करें, आकार की बात करें तो किस तरीके से ये मुकुट के समान है? मुकुट के समान है। किस तरीके से है? मुकुट के समान है। ये इसके अंदर 365 क्या है? खिड़कियां हैं। तीन सौ 65 खिड़कियां हैं। और यदि झरोखों की बात करें तो 953 क्या है? इसमें झरोखे हैं। खिड़कियां की बात करें तो 365 खिड़कियां हैं। और जो झरोखे हैं, झरोखों की यदि हम बात करें तो 953 क्या है? झरोखे हैं। ये जो खिड़कियां और जो झरोखे हैं वो किस काम में आते थे? कि पहले जो रानियां थी, पर्दा प्रथा है उसका क्या था? प्रचलन था। तो जो रानियां हैं वो क्या करती थी? जो तीज की या जो गणगौर की जो सवारियां निकलती थी तो वो सवारियां हैं उनको देखने के लिए ये जो झरोखे हैं, ये झरोखे और जो खिड़कियां हैं उनका क्या करती थी? प्रयोग करती थी। तो इनका जो यूज है वो किस लिए होता था? यूज होता था रानियों द्वारा तीज गणगौर की सवारी देखने के लिए। तीज गणगौर की सवारियां देखने के लिए वो क्या है? इन झरोकों का क्या करती थी? उपयोग करती थी। तो हवा महल है, हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था। यदि हम इसके वास्तुकार की बात करें तो वो कौन थे? लालचंद उस्ता थे। 5 मंजिला इमारत है। पहली कौन सी है? सरद मंदिर या प्रताप मंदिर। दूसरी रतन मंदिर। तीसरी विचित्र मंदिर। चौथी प्रकाश मंदिर। और जो 5वीं है वो कौन सी है? हवा मंदिर है। ये क्या है? एक क्रम है इनका। ये क्या है? इनका
क्रम है, इसी क्रम में क्या है ये बनी हुई है। यदि हम इसके आकार की बात करें तो ये कैसा है, मुकुट के समान है। और यदि मुकुट किसका, कृष्ण का मुकुट, कृष्ण के मुकुट के समान बताया गया इसको। और यदि हम इनकी खिड़कियों की बात करें तो 365 खिड़कियां हैं और 953 क्या है इसमें झरोखे हैं, जिनका यूज रानियां है वो क्या करती हैं, जो तीज और गणगौर हैं उसकी क्या करती हैं, झांकियां है उनको देखने में इनका क्या करती थी, उपयोग करती थी। फिर जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह ने ब्रज निधि नाम से क्या लिखी थी, कविताएं लिखी थी। प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था। कौन, प्रताप सिंह है वो ब्रज निधि है उसके नाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। यदि हम इनके जो काव्य गुरु की बात करें तो वो कौन है, गणपत सिंह। काव्य गुरु के यदि हम बात करें तो वो कौन है, गणपत सिंह। गणपति, सॉरी, काव्य गुरु कौन है, गणपति भारती, गणपति भारती, सॉरी, काव्य गुरु कौन है, गणपति भारती। इनके काव्य गुरु हैं वो कौन है, गणपति भारती हैं। संगीत गुरु की बात करें, संगीत गुरु के यदि हम बात करें तो वो कौन है, चांद खान। चांद खान है वो क्या है, संगीत गुरु हैं। इनकी जो उपाधि है वो कौन सी है, बुद्ध प्रकाश। चांद खान के पास की उपाधि है, चांद खान की उपाधि है वो कौन सी है, बुद्ध प्रकाश। चांद खान ने एक पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम है, संगीत सवर सागर। चांद सिंह की पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है, सवर सागर, सवर सागर। इनके गुरु प्रताप सिंह कौन, ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखता था। फिर इनके जो काव्य गुरु है वो कौन है, गणपति भारती। और संगीत गुरु है वो कौन है, चांद खान है। चांद खान की उपाधि की बात करें तो उपाधि है वो कौन सी है, बुद्ध प्रकाश। और पुस्तक लिखी थी सवर सागर। फिर जयपुर में क्या है, एक संगीत सम्मेलन है उसका क्या करवाया था, आयोजन करवाया था। किसने, प्रताप सिंह ने। तो प्रताप सिंह ने क्या किया, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। किसका, संगीत सम्मेलन है उसका आयोजन करवाया। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट को बनाया। सम्मेलन के अध्यक्ष है वो किसे बनाया, वो थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट है उसे क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इनका जो शासन काल है वो जयपुर चित्रकला का क्या था, स्वर्ण काल था। और इन्होंने क्या किया था, एक चित्रकला स्कूल है उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। यदि हम इसके शासन काल की बात करें तो चित्रकला के लिए क्या था, चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकला के लिए क्या की थी इन्होंने, स्कूल की भी क्या की स्थापना। शासनकाल क्या था, जो जयपुर चित्रकला उसका स्वर्ण काल था। और चित्रकला के लिए क्या है, इन्होंने एक स्कूल की क्या की थी, स्थापना की थी। इनका एक चित्रकार था जिसका नाम क्या था, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता है वो क्या करता था, जो पशु है, पशुओं की जो लड़ाई होती थी उनके क्या बनाता था, चित्र बनाता था। कौन चित्रकार, लालचंद उस्ता। कौन, लालचंद उस्ता के द्वारा पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाता था कौन, लालचंद उस्ता है वो क्या करता था, जो पशु है पशुओं की क्या है
लड़ाई के लिए, जो लड़ाई है, लड़ाई के क्या बनाता था, चित्र बनाता था। तो चित्र, जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल है वो किसका समय है, सवाई जो प्रताप सिंह का समय है। और इन्होंने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद उस्ता है वो क्या करता था, पशुओं की लड़ाई के लिए वो क्या करता था, चित्र में लड़ाइयों की क्या बनाता था, चित्र बनाता था। फिर जयपुर में क्या है, तमाशा लोकनाट्य है, उसे क्या है, लोकप्रिय किया था। किसको, तमाशा लोकनाट्य है उसको क्या किया, लोकप्रिय किया। इसके लिए उन्होंने वंशीधर भट्ट को, किसे, वंशीधर भट्ट को क्या है, महाराष्ट्र से बुलाता है। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य को, प्रसिद्ध किया। इसके लिए महाराष्ट्र से, तमाशा लोकनाट्य उसे प्रसिद्ध करने के लिए महाराष्ट्र से किसे बुलाता है, वंशीधर भट्ट को, वंशीधर भट्ट को बुलाता है। तमाशा लोकनाट्य उसे प्रसिद्ध करने के लिए कहा, महाराष्ट्र से वंशीधर भट्ट है उसे बुलाता है। फिर ये जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह के दरबार में 22 क्या रहते थे, कलाकार रहते थे। तो ये जो 22 कलाकार हैं इन्हें किस नाम से जाना गया है, गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से। तो इसके दरबार में 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से जाना जाता है। जो कलाकार रहते थे उन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से जाना जाता है। और इनके लिए इन्होंने क्या की थी, गुणीजन खाना है उसकी क्या करवाई थी, स्थापना करवाई थी। क्या, गुणीजन खाना। इसके लिए किसका निर्माण किया, गुणीजन खाना है उसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो प्रताप सिंह ने तमाशा लोकनाट्य उसे प्रसिद्ध बना, उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया, उसे प्रसिद्ध या इसे लोकप्रिय भी बोल सकते हैं। लोकप्रिय करने के लिए इसे महाराष्ट्र से किसको बुलाता है, बंशीधर भट्ट है उसे क्या करता है, बुलाता है। और इसके जो दरबार में 22 कलाकार थे जिन्हें किस नाम से, गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इनके लिए गुणीजन खाना है उसकी क्या करवाता है, स्थापना करवाता है। प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह के बाद में अगला जो शासक है वो बनता है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड 1803 से लेके 1818, जगत सिंह सेकंड 1803 से 1818, ये किसका टाइम पीरियड है, जगत सिंह सेकंड का है। इसके शासनकाल में इसकी एक प्रेमिका थी जिसका क्या नाम था, रस कपूर। रस कपूर है वो क्या करती है, जो कार्य, शासन के जो कार्य थे उनमें क्या करती है, हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। ये क्या था, निठल्ला था, निकम्मा था। तो इसकी जो प्रेमिका वो क्या करती है, इसके जो शासन कार्य थे उनमें क्या हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। तो इनकी प्रेमिका ने, इनकी प्रेमिका रस कपूर ने इनके शासन कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। हस्तक्षेप करना
शुरू कर दिया। मतलब कि इनके साथ दरबार में आना, बैठ जाना, कोई भी निर्णय होता है तो उसमें क्या है, टांग अड़ाती थी कि वो निर्णय है वो कौन रस प्रेमी का है, वही रस कपूर है, क्या है, वही देती है। उसके बाद कालांतर में क्या, ये जो रस कपूर है उसे जो नाहरगढ़ का जो किला है उसमें क्या कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं। साथ जो सामंत वगैरह वो क्या परेशान हो जाते हैं, और कालांतर में रस कपूर को नाहरगढ़ में नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। फिर 1818 में ये क्या है, अंग्रेजों से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कब? 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। तो आमेर की ओर से अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक था वो कौन था, जगत सिंह सेकंड था। उसके बाद इनके जगत सिंह के बाद अगला जो शासक है वो कौन बनता है, राम सिंह बनता है। कौन? राम सिंह सेकंड। अगला शासक है वो कौन बनता है, राम सिंह सेकंड। 1835 से लेके 1880, राम सिंह सेकंड 1835 से लेके 1880 के बीच जो टाइम पीरियड है वो किसका है, राम सिंह का है। इसका जो राम सिंह है, राम सिंह का संरक्षक उम्र में क्या था, छोटा था, तो इसका क्या संरक्षक बनता है, वो कौन बनता है, जॉन लुडलो। जॉन लुडलो। ये जो राम सिंह सेकंड होता है, इनके पिता थे कौन, जय सिंह, जय सिंह जो तृतीय है उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या हत्या कर दी जाती
इस उपलक्ष्य में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा जाता है। एडवर्ड पंचम है वो आता है और इस उपलक्ष्य में क्या है, जयपुर को क्या है, गुलाबी रंग से रंगा जाता है। गुलाबी रंग से रंगा जाता है, इसकी जानकारी है। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया, इसकी जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी देता है स्टेनले रीड। कौन? स्टेनले रीड। स्टेनले रीड। स्टेनले जो रीड है, ये क्या है, ये कहता है, स्टेनले रीड ने स्टेनले स्टेनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी का, जयपुर को क्या कहा? पिंक सिटी कहा। इनकी पुस्तक है स्टेनले रीड की, जिसका नाम क्या है? रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। यदि हम इनकी पुस्तक की बात करें तो उसका क्या नाम है? रॉयल टाउन। रॉयल टाउन्स ऑफ रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया है, उसमें क्या है, जयपुर को क्या कहा? पिंक सिटी का। फिर 1876 में जो प्रिंस अल्बर्ट है, प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर में किसकी स्थापना की? अल्बर्ट हॉल है उसकी क्या रखता है? नींव रखता है। तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल है, उसकी नींव रखने वाला कौन था? प्रिंस अल्बर्ट था। कब? 1876 में। 1876 में कौन? प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल की क्या रखी? नींव रखी। अल्बर्ट हॉल की नींव रखने वाला कौन था? प्रिंस अल्बर्ट था। और यदि हम इसके वास्तुकार की बात करें तो वो कौन था? स्टीफन स्टीव जोन्स स्टीव जेकब सॉरी स्टीवन जेकब। वास्तुकार है वो कौन है? स्टीवन जेकब। किसके? अल्बर्ट हॉल है उसका वास्तुकार है। फिर जो जयपुर है, जयपुर में जो ब्लू पोट्री है उसको भी क्या किया था? राम सिंह ने लोकप्रिय किया था। तो जयपुर में ब्लू पोट्री को लोकप्रिय बनाया। जो ब्लू पोट्री है उसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? राम सिंह सेकंड को जाता है। फिर इन्हीं के जो काल में राम प्रकाश थिएटर और जो राम निवास बाग है उसकी भी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? राम प्रकाश थिएटर राम प्रकाश थिएटर हुआ, राम निवास बाग की स्थापना की गई। ये कौन थे? राम सिंह थे। इससे आगे हम वो पढ़ेंगे माधो सिंह सेकंड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।